जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ तेजस मार्क 1 में टेस्ट करने जा रही है फोटोनिक रडार सिस्टम। सू-30 फाइटर्स के लिए भारत की लैब ने बनाया एक स्पेशल मॉड्यूल। अब फीमेल फाइटर पायलट्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा लंबी दूरी की फ्लाइंग में। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ अब अपने स्वदेशी फोटोनिक रडार सिस्टम्स की टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है। इस रडार की जो साइट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो ऑलरेडी कंडक्ट की जा चुकी है और अब आगे की टेस्टिंग के लिए इसे एक एयरबॉर्न टेस्ट बेड में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि विशेष रूप से एक मॉडिफाइड तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है। और जबकि एनेको चैम्बर में इसके टेस्ट ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं और अब ऑपरेशनल कंडीशंस में इसकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने के लिए इसमें फ्लाइट इंस्ट्रूमेंटेशंस को इंस्टॉल किया गया है। इसमें AI बेस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स लगाए गए जो कि इसके रियल टाइम एनालिसिस और लो ऑब्जर्वेबल थ्रेड्स को डिटेक्ट करने वाले इसकी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। और ये जो रडार है, ये रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स की कोटिंग्स जो कि स्टेल एयरक्राफ्ट में लगाई जाती है तो उसको भी पेनिट्रेट करने में सक्षम है और सेंटीमीटर लेवल प्रिसिशन के साथ पहचान करने की इसकी जो क्षमता है वो इस रडार को एक संभावित स्टेल्थ किलर सेंसर बनाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फोटोनिक रडार एक ऐसी एडवांस रडार हुई जो कि रडार के सिग्नल्स को जनरेट, प्रोसेस और ट्रांसमिट करने के लिए फोटॉन्स और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज जैसे कि लेजर्स और ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करती है। इसके फायदे कुछ ऐसे हैं कि ये अल्ट्रा वाइड बैंड सिग्नल्स को जनरेट करने में सक्षम है और जिस वजह से ये उन ऑब्जेक्ट्स में भी बड़ी आसानी से फर्क कर सकती है जो कि एक दूसरे के बेहद ही करीब हो। इसके अलावा ये बहुत ही कम नॉइज़ वाले एक बहुत ही क्लीन और स्टेबल सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट्स में भी ऑपरेट करने के लिए ये एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम माना जाता है और चूंकि इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स और फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल हो रहा है तो इस वजह से रडार हार्डवेयर का जो ओवरऑल साइज और वेट है वो किसी ट्रेडिशनल रडार के कंपैरिजन में कम होता है और ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज को सपोर्ट करती है। और डीआरडीओ की जो ये फोटोनिक रडार सिस्टम है ये मल्टी प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय करने के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, जिसमें भारत का एमका मार्क 2 एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा इसे नेवल और स्पेस बॉर्न सिस्टम्स तो इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी आसानी से लगाया जा सकता है। चंडीगढ़ बेस्ड R&D लैब CSIO, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर के लिए एक स्वदेशी ऑप्टिकल मॉड्यूल को विकसित किया है जो कि Su-30 के पायलट्स को टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में मदद करेगा ताकि और भी प्रिसाइज तरीके से स्ट्राइक्स को एग्जीक्यूट किए जा सके और रिकॉनेसेंस मिशंस भी कंडक्ट किए जा सकें। और टारगेट को डिटेक्ट करने, उसको पहचानने, उसको ट्रैक करने और एक प्रिसिशन एंगेजमेंट के लिए इस मॉड्यूल में एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ और लेज़र डेजिग्नेटर्स इंटीग्रेट किए गए और एक लंबी दूरी पर टारगेट को डिटेक्ट करने, उसको रिकॉग्नाइज करने और उसको ट्रैक करने की जो इसकी एबिलिटी है, तो उसे जो मॉड्यूल है ये सुखोई के एयर क्रू की सिचुएशनल अवेयरनेस को इन्हेंस करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन टारगेटिंग और साथ ही साथ रेकी और सर्विलेंस ऑपरेशंस के लिए भी ये बेहद ही सूटेबल है। और इस सिस्टम को Su-30 MKI फाइटर्स में सीमलेसली इंटीग्रेट करने के लिए इसके फ्लाइट टेस्ट और सर्टिफिकेशन ऑलरेडी किए जा चुके हैं और अब CSIO इसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी तैयार है। और ऑफिशियल्स का कहना है कि जो Su-30 MKI का नया ऑप्टिकल मॉड्यूल है ये इसे ऑल वेदर डे एंड नाइट कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और वैसे आपको बता दें कि इससे पहले CSIO Su-30 MKI के लिए ही एक स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले और ऑप्टिकल बीम कंबाइनर्स को भी बना चुकी है। जो भारतीय वायुसेना है वो विमेन फाइटर पायलट्स को भी अब लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग के लिए इनेबल करने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी सिस्टम्स को विकसित करने की ज़रूरत है, विशेष रूप से एक इन फ्लाइट यूरिनेशन डिवाइस। और ये जो प्रॉब्लम है इसे आईडेक्स इनिशिएटिव्स के तहत भी मेंशन किया गया, जिसमें बताया गया था कि दुनिया भर में जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं तो वो लंबे समय तक फ्लाई करने में सक्षम है और ऐसे लंबे मिशन में इन फ्लाइट यूरिनेशन यानी कि शौच करने की जो सुविधा है वो एक जरूरी ज़रूरत होती है। हालांकि मेल फाइटर पायलट्स के लिए तो इस तरह की सुविधा ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन पुरुष और महिला की शारीरिक बनावट में अंतर होने के कारण फीमेल फाइटर पायलट्स के लिए उड़ान के दौरान इस तरह की इन फ्लाइट यूरिनेशन डिवाइस बनाना बेहद जरूरी है। और इस तरह के रिक्वायरमेंट के लिए मार्केट में आसानी से मिलने वाले जो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स हैं तो वो भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट के कॉकपिट सिस्टम और इजेक्शन सीट के साथ इस्तेमाल के लायक नहीं है और उड़ान के दौरान एक इफेक्टिव इन फ्लाइट यूरिनेशन डिवाइस के एब्सेंस की वजह से भारतीय वायुसेना का कहना है कि जो फीमेल फाइटर पायलट्स हैं वो इन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाती हैं। और इसी वजह से भारतीय वायुसेना को एक ऐसे नॉन इन्वेसिव यूरिनेशन डिवाइस की रिक्वायरमेंट है जो कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही डिज़ाइन किया गया हो और जिसे एयर क्रू इक्विपमेंट असेंबली के अंदर पहना जा सके और जो कि भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर्स के कॉकपिट सिस्टम्स, हार्नेस और इजेक्शन सीट के साथ कंपैटिबल हो। और इस टेक्नोलॉजी में यूरिन के फ्लो को सही दिशा देने के लिए एडवांस मटेरियल, सक्शन पंप, बैटरी पैक और जो एक्सक्रीटेड यूरिन है तो उसको सॉलिड करने और उसको इकट्ठा करने के लिए यूरो बैग्स जैसी चीज़ें शामिल होंगी। और टेक्नोलॉजी के होने के बाद फिर जो फीमेल फाइटर पायलट्स हैं वो भी लंबी दूरी तक फ्लाई कर पाएंगी।
और बाकी अगर आपको ये जानना है कि जो मेल फाइटर पायलट्स हैं तो उनके लिए किस तरह का सिस्टम है जो कि लंबी फ्लाइट के दौरान उनको ये सुविधा प्रदान करता है, तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने करीब 5 साल पहले ही बनाई थी। आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो पाकिस्तान की धमकियां आती रहती हैं, तो इस बीच भारत की तरफ से एक बार फिर से संकेत दिया गया कि 65 वर्ष पुराने समझौते में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है और ये अपने मौजूदा स्वरूप में जारी नहीं रह सकता है। और भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य की किसी भी व्यवस्था के लिए पाकिस्तान को साबित करना होगा कि उसने सीमा पार आतंकवाद को खत्म कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से स्पष्ट किया गया कि अगर नदियों के पानी के बंटवारे से जुड़े हुए प्रावधानों को दोबारा सक्रिय करना है तो उन्हें एक अलग और एक संशोधित रूप में ही करना होगा, और ये भी तभी संभव होगा जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां पूरी तरह से बंद करे। और ये भी संकेत दिए गए कि भारत फिलहाल इस ट्रीटी से पूरी तरह से हटने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते उसके पास अपने हितों के खिलाफ जाने वाले किसी भी संधि को खत्म करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। और जो कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो भारत के हितों में नहीं है, तो इसलिए भी दोबारा से वर्क नहीं कर सकता है। और बाकी सोर्सेज का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने भरोसे का उल्लंघन किया है और इस वजह से इस ट्रीटी की जो फाउंडेशन है वो पहले ही डिमोलिश हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया था, तो इसके सस्पेंशन से पहले जो ट्रीटी जिस फ्रेमवर्क में काम कर रही थी, तो अब उस तरह से वो काम नहीं करेगी। और अगर इसको लेकर भविष्य में कोई नेगोशिएशन होता है तो फिर इसमें दोबारा से चेंजेस किए जाएंगे। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के उस झूठे नैरेटिव को भी सिरे से खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा था कि भारत द्वारा इस ट्रीटी को स्थगित करने से वहाँ पानी की किल्लत हो रही है, जबकि भारत का कहना है कि पाकिस्तान को मिलने वाला पानी का एक बड़ा हिस्सा उसके अपने पास स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लीकेज और उसके अपने प्रांतों के बीच जारी पानी के विवादों के कारण बर्बाद हो जाता है। बाकी सोर्सेज का कहना है कि इस ट्रीटी को लागू करने के शुरुआती वर्षों से ही पाकिस्तान ने भारत की लगभग हर परियोजना पर आपत्ति जताई है, चाहे वो छोटी 200 किलोवाट की परियोजना हो या फिर सलाल, तुलबुल, बगलीहार, किश्तवाड़, रेटल और पाकलदुल जैसी बड़ी परियोजनाएं। और पाकिस्तान का रवैया सहयोग के बजाय हमेशा बाधा डालने वाला रहा है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले जितने भी मैकेनिज्म्स हैं उसका पाकिस्तान ने बार बार उल्लंघन किया है। रशिया ने यूक्रेन कोस्ट के पास गिनी बसाओ फ्लैग वाली एक मर्चेंट वेसल पर हमला किया था जिसमें 10 लोगों की जान गई है और जिनमें 4 भारतीय नाविक भी शामिल हैं। और इस बात को दोहराया है कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो कॉमर्शियल शिप्स हैं उनको टारगेट ना किया जाए। और ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का पहला ऐसा इंसिडेंट है जिसमें भारतीय नाविकों की जान गई है। और फिर इस घटना के बाद आज मंगलवार को भारत ने रशिया के सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट को समन भी किया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि कल जो नई दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, तो इसी का फायदा उठाकर जो भारत के एडवर्सरीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, तो उनके जो प्रोपेगेंडा हैंडल्स हैं तो वो कई सारे फर्जी दावे फैला रहे हैं। और जिसमें एक बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि भारतीय सेना नई दिल्ली में डिप्लॉय की गई है और वे वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, जिससे कई सारे लोगों की जान गई और कई सारे लोग घायल हुए हैं। और इस फर्जी दावे के साथ फोटो शेयर की जा रही है CISF जवानों की जो कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी पर डिप्लॉय रहते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि CISF एक पैरामिलिट्री फोर्स है, ना कि मिलिट्री। तो आपको स्पष्ट कर दे कि ये दावे फर्जी हैं। कल के प्रोटेस्ट में भारतीय सेना को किसी भी तरह से डिप्लॉय नहीं किया गया है और इन प्रोटेस्ट को दिल्ली पुलिस और अन्य डेजिग्नेटेड लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट्स ने ही मैनेज किया था, जिसमें CAPF और RAF के ट्रूप्स आते हैं। हालांकि हमें इस बात की तो पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं जो कि बहुत पहले से चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें तो मिलिट्री और पैरामिलिट्री में डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से पता होगा। रही बात हमारे पड़ोस में रहने वाले जाहिलों की, तो उन्होंने तो यही देखा कि जब भी वहाँ प्रदर्शन होते हैं तो वहाँ की आर्मी सीधे सिविलियंस पर गोली चलाना शुरू कर देती है। तो शायद उन्हें यही लग रहा हो कि भारत में भी शायद ऐसा ही हो रहा है, पर वो भूल जाते हैं कि भारत भारत है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। लेकिन दुख हमें इस बात का है कि हमारे देश में भी कुछ हैं जो कि इन प्रोपेगेंडा में आसानी से फंस जाते हैं, कभी अधूरी जानकारी के कारण तो कभी जानबूझकर। और इससे संबंधित कल जब हमने पोस्ट करी थी तो उसके कमेंट सेक्शन से हमको कुछ ऐसे लोग देखने को मिले थे। तो अगर आज के कमेंट सेक्शन में भी ऐसे लोग दिखें तो रिप्लाई जरूर करिएगा। बाकी इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या गलत है क्या सही है, इस पर सबके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। हम ये कहेंगे कि पीसफुली प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जो कि करते हैं। जिस मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था वो मुद्दा बिल्कुल सही है, उस पर एक्शन होना चाहिए। और इनफैक्ट इस तरह के प्रोटेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी उस पर एक्शन लेने के लिए। लेकिन उस मुद्दे के नाम पर जो बाकी के इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कभी कश्मीर को तोड़ने की बात होती है, कभी नॉर्थ ईस्ट को, कभी धर्मों का मजाक बनाया जाता है, तो वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। रही बात पुलिस की, तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, स्पेशली पार्लियामेंट जैसी सेंसिटिव एरियाज़ के पास, तो वो भी समझने वाली बात है। और कल जो हिंसा हुई है जिसमें दोनों ही तरफ नुकसान हुआ है, तो इसकी जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए कि जिन्होंने भी हिंसा भड़काई है उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएं, और जो इनोसेंट हैं जो कि इसमें फंस गए तो उनके खिलाफ कम से कम एक्शन ना लिए जाएं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान लेफ्टिनेंट हरि सिंह बिष्ट ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है
कि भारत के किन फाइटर्स में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।